व्हाट्सअप, फेसबुक ये सब इस्तेमाल नहीं करता, केवल कॉलिंग के लिए यूज करता हूँ, है ना। हाँ, तो देखो इसमें क्या है, जो सब आपने बोला है ना वो बात नहीं है। 1945-46 तक सावरकर का जितना भी है कंट्रीब्यूशन, उसमें तो कुछ नेगेटिव नहीं है। वो तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कि वो उसमें कहीं कुछ नेगेटिव है, वो सारा तो पॉजिटिव ही है, उसमें कुछ वो दो राय नहीं है, ठीक है। और माफी वाफी मांगना वो सब तो एकदम बकवास एलिगेशन है, उससे कुछ होता नहीं है। वो तो एक एक्टिविस्ट की रणनीति होती है, वो किस तरीके से काम कर रहा है। पर वो कोई अंग्रेजों से मिले हुए थे या वो था, या वो सब तो कोई एलिगेशन उन पे बनता नहीं है। उन्होंने जो काम किया है 47 से पहले पहले तक, वो सारा तो काउंटेबल है और उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। पर देखो यहाँ एक प्रॉब्लम क्या आती है, इस पे पहले भी अपनी बात हुई थी। एक्टिविज्म है ना, वो एक कंटिन्यूअस एग्जाम है। आदमी जितना लंबा जीता है उसको उतनी ज्यादा परीक्षाएं देनी पड़ती है असल में। अब भगत सिंह जी और चंद्रशेखर जी वगैरह थे, उनकी आयु छोटी रही तो उनको कम परीक्षाएं पास करनी पड़ी थी। पर सावरकर है, उनका तो 90 साल 85-90 तक वो जीवित रहे, तो उनको बहुत ज्यादा परीक्षाएं पास करनी पड़ेगी। तो 47 के बाद में वो परीक्षाएं पास नहीं कर सके और उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करने शुरू किए। मैं बताता हूँ क्या क्या कॉम्प्रोमाइज किए उन्होंने। पहली बात है 1923 में वो विजय सिंह जी पथिक और 1925 में भगत सिंह जी, ये सब राइट टू रिकॉल की मूवमेंट को सेंटर में ले आए थे डिबेट में, पॉलिटिकल कोर्स में। लेकिन सावरकर ने कभी भी उसको मतलब उसके ऊपर कुछ कहा ही नहीं, ना सपोर्ट ना अपोज। जबकि सावरकर जो थे वो फार मोर इंटेलिजेंट एंड इन्फॉर्म्ड थे, ये दोनों से काफी ज्यादा, मतलब इन दोनों से भी काफी ज्यादा, फार मोर इंटेलिजेंट एंड फार मोर रिसोर्सफुल, इंटेलिजेंट एंड इन्फॉर्म्ड। लेकिन उन्होंने ये बात को पूरी तरह से, इस पे वो खामोश रहे हमेशा इस चीज के ऊपर। तो 47 तक खामोश रहना चलो ठीक है, हमने उनको एडवांटेज दिया। पर आफ्टर 47 टिल 66, मतलब अगले 18 साल तक उनके सामने ये सब हो रहा है कि क्या सर्कस चल रहा है। वैसे वो एक आदमी आके पीएम बन गया है और पब्लिक की रेल बन रही है, लेकिन उन्होंने लैंड रिफॉर्म के ऊपर कुछ नहीं किया। बाद में उन्होंने इसके ऊपर राइट टू रिकॉल वगैरह के ऊपर कुछ नहीं कहा। जबकि ये चीज उस समय ऐसा नहीं है कि उनको इंट्रोड्यूस करनी थी, ये इंट्रोड्यूस होके सामने पड़ी है, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई प्रयास नहीं किए। और पॉलिटिक्स में किसी आदमी को अगर समझना है तो उसने किस चीज पे बोला, उससे आप पॉलिटिशियन को नहीं समझ सकते। वो किस पर चुप रहा उसी से समझ पाओगे असल में। तो एक मूवी है डार्क नाइट, देखी होगी आपने, वो जोकर वाली, देखा है ना। तो उसमें एक डायलॉग आता है, इधर यू डाई ए हीरो और यू डाई ए हीरो, इधर यू डाई ए हीरो और लॉन्ग लिव इनफ टू बिकम ए विलेन। मतलब या तो आप हीरो की मौत मर जाते हो, और अगर आप जिंदा रहोगे तो आप तब तक जिंदा रहते हो जब तक आप विलेन नहीं बनते फिर, ठीक है। तो वो उसी चीज को परिलक्षित करती है बात, कि जितना लंबा समय आप जियोगे उतनी ज्यादा परीक्षाएं एक आपके ऊपर आती जाएगी। तो 47 के बाद का जो पूरा हिस्सा है सावरकर का, बहुत उनका सोसाइटी में इतना इन्फ्लुएंस था, इतना बड़ा कद था, पैसा था, नाम था, रिसोर्सफुल व्यक्ति थे। लेकिन उन्होंने जो एक्चुअल, देखो इसमें अब एक बात क्या आती है, मैं बताता हूं आपको, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये सरकार को हटाना, वो सरकार को लाना, ये सब कचरा पॉलिटिक्स है, एक्टिविज्म नहीं है, ये प्योर पॉलिटिक्स है। इसमें कुछ एक्टिविज्म नहीं होता कभी भी, क्योंकि कोई एक रूलर को हटाओगे तो दूसरा रूलर आएगा, तो जो जिसको आना है वो आदमी इस फाइट में सपोर्ट करता है आपको हमेशा।
जैसे कोई पूछेगा नेहरू कौन सी लड़ाई लड़ रहा था, तो मैं कहूंगा वो रूलर बनने की लड़ाई में था। कंट्री का क्या बनेगा वो बाद में सोचता था। पहले उसको ये पता था कि मतलब उसकी नजर किस पे थी कि वायसराय जाएगा तो कौन कौन वायसराय बनेगा, तो उसने सोचा मैं बन जाऊंगा, तो उसने वायसराय के खिलाफ मोर्चा निकाल लिया। ज्यादातर जो लड़ाइयां है वो लड़ाइयां रूलर बनने की हो जाती है असल में, और उसमें कोई ना कोई आपको एलिट का, उसका सोसाइटी के ताकतवर तबकों का सपोर्ट मिलता है असल में। तो उस वजह से आदमी को लगता है ये लड़ रहा है भाई, उसके पास सपोर्ट होता है। लेकिन असली चीज क्या है, अगर आप कोई बात ही ऐसी कर रहे हो जो सारी रूलिंग क्लास के खिलाफ है, कि नया रूलर जो आएगा उसको भी घाटा है। जैसे ये वोट वापसी का कानून, जूरी का कानून, गन राइट्स की तो वकालत की थी इन्होंने, लेकिन आजादी आने के बाद में उसके ऊपर बात करना बंद कर दिया इन्होंने गन राइट्स के ऊपर। जबकि टिल 46 47 ये गन राइट्स के फेवर में थे। तो हमेशा से 1917 से ही पॉलिटिकल एक्टिविज्म के फेवर में थे, चुनाव लड़ने के फेवर में थे, गन राइट्स के फेवर में थे, तो हर तरीके से सब था। पर 47 आने के साथ ही फुल स्टॉप आ जाता है। अब उसके बाद में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो लंबा अरसा होता है, 18 साल है, 18 साल तक आदमी रहा है, और उसने सिटीजन को राइट दिलाने के मामले के ऊपर उसने कुछ नहीं किया। तो हम तो लड़ाई उसी को मानते हैं ना, कि तुम रूलिंग क्लास से पावर खींच के जनता को पावर देने जाओगे, तो वो जो लड़ाई है वो असली है अब। क्योंकि उसमें तुम्हारे साथ में कोई भी सांसद, कोई भी एमएलए, कोई भी मंत्री, कोई भी नगर सेठ, कोई भी राज्य का सेठ, कोई भी कंट्री का सेठ, कोई भी पूरी एलिट तुम्हारे खिलाफ होने वाली है असल में। जब तुम ये वाली बात करने जाओगे तो ये है एसिड। वो एसिड को उन्होंने कभी छुआ नहीं है 18 साल तक। उन्होंने 47 से पहले भी वो एसिड नहीं छुआ। लेकिन चलो ठीक है, 47 के बाद में बात करते हैं, तो बाद में वो फेल हो गए। तो इसलिए मैंने बोला कि मैं उन्हें 100% कमिटेड नहीं मानता। जहां पे जरूरत पड़ी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है, लेकिन वो नेगेटिव सेंस में क्यों नहीं बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कंट्री को नुकसान हो। उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं करी जिससे नुकसान हो, मतलब उन्होंने वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किए जिससे नुकसान हो जाता है ना। लेकिन ये चीज साफ है, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दों पे कॉम्प्रोमाइज किया। और कॉम्प्रोमाइज क्या है, वो है खामोशी। बस आप कहोगे उन्होंने क्या गलत किया, भाई कुछ भी गलत नहीं किया, पर इसके ऊपर नहीं बोलना, ऐसे प्रोमिनेंट फिगर का ऐसे मुद्दे पर नहीं बोलना, वो मामूली बात नहीं होती है। वो कॉम्प्रोमाइज है, तभी वो आदमी उसके ऊपर नहीं बोलेगा। ये बात है। हाँ तो ठीक है, इसमें बहुत सारे सवाल निकल के आते हैं। हम्म। पहली सवाल पहली बात तो ये बनती है कि आपकी ये बात मेरे को कभी समझ में आई नहीं है कि जो भी आदमी ये जूरी और सिटीजन राइट और रिकॉल का मुद्दा छुपा रहा है या फिर उस पर साइलेंट है, वो आपके हिसाब से उसको पता है और वो उस पर जानबूझ के साइलेंट है, और साइलेंट होने के साथ में वो कंट्रोल्ड अपोजिशन भी है, प्रेशर कुकर भी है, जैसे जीएसएम है और एआईएम है। तो ऐसे तो भगत सिंह के और चंद्रशेखर आजाद और ऐसे बड़े बड़े क्रांतिकारी जो हो सकता है पेड मीडिया की वजह से मैं जानता हूँ, लेकिन वो सब लोग भी तो ऐसी एटीट्यूड के थे कि हमें लोगों को जगाना है और क्रांति भड़कानी है, सशस्त्र क्रांति भड़कानी है। तो हो सकता है ये उस पैराडाइम का हो, या फिर मैं ऐसा जानना चाहता हूँ कि कमरे के अंदर इतना बड़ा हाथी है क्या कि लंदन जाकर भी उसको दिखा नहीं सावरकर को कि वहां की व्यवस्था इतनी दुरुस्त इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सिटीजन राइट्स है और रिकॉल लॉज है और जूरी सिस्टम है, और वो जानबूझ के छुपाता रहा 1912-15 से। इसके बारे में क्या मानना है आपका? देखो, जो आदमी लाइव नहीं है, अब जीवित ही नहीं है, उसके बारे में तो एक प्रकार से अंदाज और जिसको बोलते हैं एक अंदाज और गैस लगा के मैं स्टेटमेंट दूंगा। पर जो जीवित है उसका तो सिंपल इलाज है। मेरे को अभी तक सैकड़ों लोग मिले हैं पिछले 10 सालों में, 12 सालों में, जो बोलते हैं उन्हें पता ही नहीं है। तो मैं सीधा बोलता हूं अभी बता देते हैं, कल देख लेंगे। आज बताते हैं, कल देखते हैं क्या करता है बंदा। और जितनी बार आज तक 100 में से 100 बार यही हुआ है, बताने के बाद में मतलब आपका अपवाद है। आप जो है वो आप एक अपवाद हो, एक्सेप्शन हो, जहां पे प्रिडिक्शन गलत हो गया। वरना 100 में से 99 बार है वो वही हुआ है आज तक 12 साल में। कोई कभी नहीं हो तो आपको भी नहीं पता होगा तो अभी बता देते, बता दिया। बताने के बाद में अगले दिन कहाँ भी बोलेगा बंदा, जीवन में ना बोलेगा।
तो अब सावरकर जी पे आते हैं, जो आदमी जीवित नहीं उसका कैसे करेंगे? तो उसके लिए थोड़ा फिर कनेक्शन देखना पड़ता है कि वो क्या ऐसा, मतलब क्या वो आदमी को मालूम होने की, इसका मेरिट मालूम होने की संभावना थी क्या? तो सावरकर को यहाँ क्लीन चिट नहीं मिल सकती है। उसका रीजन है, ऐसा नहीं है। देखो भगत सिंह जी को यह पता था, सत्येंद्रनाथ सान्याल जी को पता था, चंद्रशेखर जी को पता था, उनके साथ जुड़े हुए सारे आंदोलनकारियों को पता था, सारे क्रांतिकारियों को पता था, उन सबको पता है, और वो ये भी सब प्रोमिनेंट फिगर थे। तो सावरकर को नहीं पता, ऐसा तो मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात है, विजय सिंह जी पथिक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उन्होंने पुस्तक लिखी है, तो 37 में पब्लिश हुई है, और वो भी 1940 तक जीवित रहे हैं विजय सिंह जी पथिक। तो ये मुमकिन नहीं, उन्होंने डिटेल में लिखा है। तो मैं बात ये नहीं बोल रहा हूं कि उनको वो कन्विंस नहीं थे कि, तो किस किस चीज से कन्विंस नहीं थे? गन से तो कन्विंस थे ना। तो उन्होंने बोला भाई कानून बनाओ तुम, जैसे बंदूक रखने का अधिकार होना चाहिए, ये कानून बनाओ। तो उन्होंने 18 साल तक वो बात तो नहीं करी, 47 से पहले तो करते रहे थे, बाद में उन्होंने करना बंद किया। ठीक है, दूसरी चीज है ये बात जो है वोट वापसी वाली, भाई अगर आपको लगता है इससे कुछ नहीं होता तो आप बोलो ना, आप ये बोलो ना बात कि वोट वापसी कानून नहीं आना चाहिए। तो नहीं, उससे नहीं बोलना भी नहीं है। तो और देखो, अगर मतलब देखो, एक पहली बात तो ये बात तो सिरे से खारिज है कि भाई सावरकर जैसे आदमी को नहीं पता, मतलब देखो हम कुछ भी नहीं है उनके उनके नॉलेज और उनके इंटेलिजेंस के सामने, इन ऑल प्रैक्टिकल पर्पज। मतलब ही वॉज फार फार मोर इंटेलिजेंट, मोर अवेयर, मोर इन्फॉर्म्ड। मतलब वो बहुत जहीन आदमी थे भाई, ऐसे थोड़ी है, मजाक मजाक थोड़ी है उन। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये असंभव घटना है कि उनको ये पता नहीं हो सकता। जो भारत से बाहर पांव नहीं रखे, भगत सिंह जी जैसे लोग और विजय सिंह जी पथिक जैसे लोग, उनको पता है और उन्होंने किताब की किताब लिख दी है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया है। और हम ये कहें कि सावरकर को नहीं पता, वो नहीं होता, वो मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे तो उनको क्लीन चिट नहीं मिलती है। जैसे वल्लभ भाई पटेल है, सरदार पटेल, उनको भी क्लीन चिट नहीं मिलती है। कांग्रेस के जितने भी, जो भी थोड़ा एपेक्स बॉडी पे बैठा है, उसे ये सब मालूम होता है, सब कुछ पता होता है कि भाई रूलिंग क्लास है, उसके पास पावर कैसे आती है, और सिटीजन है, इनके पास भीड़ की शक्ल में खड़े इकट्ठे होकर जूते खाने के अलावा कोई इलाज क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमें निकाल नहीं सकते। ये एहसास जैसे ही आदमी जीतता है उसमें आ चुका होता है, बिना ही कानून के बारे में जानकारी आए भी नहीं आ जाता है उसको, ये समझ में 1 मिनट में ही समझ में आ जाता है। तो ये चीज तो यहाँ पे सूट नहीं होती है। और फिर दूसरी बात वही है कि जो आदमी इसके ऊपर नहीं बोल रहा है, तो भाई देखो वो तो एक सिंपल थ्योरी है कि सिटीजन को राइट देने वाली बात जो है, तो 5 चीजें ही तो है जो सिटीजन को राइट देती है। वोटिंग राइट है, वोट वापसी राइट्स है यानी रिकॉल राइट्स है, रेफरेंडम राइट्स है, गन राइट्स हैं और जूरी राइट्स हैं। छठा राइट तो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। 1000 साल से रूलिंग क्लास और सिटीजन क्लास की लड़ाई है पूरी दुनिया में, वो ये 5 चीजों पे ही तो चल रही है, छठी चीज एग्जिस्ट कहाँ करती है? और ये कोई हम खोज के निकाल के तो लाए नहीं है। 800 साल से ब्रिटेन में जूरी सिस्टम और ये सब चल रहा है, सावरकर को क्यों नहीं पता? और वो अमेरिका में चल रहा है, सावरकर को नहीं पता? ये तो मुमकिन नहीं है। और कोई आदमी इसको डिनाई कर दे तो भाई ठीक है, वोटिंग राइट भी क्यों दे रहे हो अगर फर्क नहीं पड़ता है? अगर सावरकर का मानना था वोटिंग राइट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वोट वापसी के राइट से, तो फिर वोटिंग राइट से भी नहीं पड़ना चाहिए। जूरी राइट से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वोटिंग राइट से भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। गन राइट से फर्क नहीं पड़ता तो ठीक है, वोटिंग राइट, मतलब राइट से अगर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, पब्लिक को राइट देने से कुछ नहीं होता, जो आदमी ये बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि इस चीज को वो 1 मिनट से ज्यादा साबित नहीं कर पाएगा असल में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, तो सिटीजन को राइट देने वाली बात। ऐसा अच्छा, तो... फिर उन्होंने लैंड रिफॉर्म के ऊपर भी काम नहीं किया, तो चलो राइट्स नहीं है, लैंड राइट भी नहीं होने चाहिए, वही बात है ना। फिर देखो, आपको किसी की कमिटमेंट का पता लगाना है, चलो छोड़ो, आप जूरी और ये रिकॉल राइट को छोड़ो, पर एक कॉमन सेंस वाली बात करता हूं मैं। आपके अजमेर के अंदर एमएलए कितने हैं? एक ही तो है ना। मतलब एमएलए कौन है? रूलिंग क्लास का आदमी है ना। एक एमएलए, एक कलेक्टर, एक तहसीलदार, एक एसपी और एक सांसद एमपी, ये 5 है ना, ये है रूलिंग क्लास।
ये कितने हैं, नंबर ऑफ पर्सन कितने, 5 ही तो हैं। ये 5 है, 20 लाख लोग रहते हैं अजमेर के अंदर। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कितना बड़ा कि आपको कोई भी बात है तो उसकी कसौटी क्या बनाओगे अंत में, कि भाई ये 20 लाख लोगों के पास क्या है वो बताओ पहले। का नहीं, इनके पास कुछ नहीं है, तो बात खत्म हो गई ना। ये बात समझने में क्या दिक्कत आ रही है किसी को, कि ये 20 लाख के पास कुछ नहीं है, तो अपनी कसौटी तो वही रहेगी। ये 20 लाख लोगों को कुछ भी, हम जो 5 बता रहे हैं उसको छोड़ो, चलो तुम छठी चीज लेके आ जाओ, चलो ये 20 लोगों को ताकत देने वाली बात की है क्या तुमने कभी भी? उनको नौकरियां देंगे, महंगाई सस्ती करेंगे, रोडे बनाएंगे, विकास करेंगे, बुलेट ट्रेन देंगे। अरे यार राइट्स कौन सा दोगे नया? 5 है, ये 5 को पोटली बना के साइड में डालते हैं, छठा राइट दे दो, चलो दो, कौन सा देने वाले हो? तो नहीं, वो राइट तो मांगो ही मत, तो फिर वो तो वही बात हो गई ना यार। पॉलिटिक्स का जो कख है वो तो यही रहेगा ना यार। तो सावरकर का प्रपोजल क्या ऐसा था क्या कि जो ज्योग्राफिकल आइडियोलॉजी है हिंदुत्व, उसके आधार पर एक किंग बनाओ और इलेक्ट करके, और फिर वो अच्छी रोडें बनाएगा, अच्छे मतलब एजुकेशन देगा? ऐसा कुछ भी उन्होंने कभी प्रपोज नहीं किया है। और दर्शन और फिलोसॉफी भाषण है उनका, क्या है उनमें तो आदमी कुछ भी बोल के जा सकता है ना यार, उसका क्या करेंगे हम? वो तो फिलोसॉफी है ना यार। तो मतलब क्या प्रोसीजर कुछ दिया नहीं उसने, बस वो ऐसे भाषणबाजी करता रहता था? हाँ हाँ हाँ, और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप प्रोसीजर लाके दे हो, पर आप जो कंसेप्चुअल मांग कर रहे हो कंसेप्ट की, उसमें ही आप चलो कंसेप्टली बात करो, तब भी तो आप ये सिटीजन को राइट देने की बात तो करो ना यार। वो तो नहीं की ना उन्होंने। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वो आदमी गलत हो गया, पर अगर आप उनको भगत सिंह जी, चंद्रशेखर जी आजाद और सुभाष चंद्र बोस और उस कदम वहां ले जाके खड़ा करते हो, तो मैं बोलूंगा नहीं। ये लोगों ने सभी परीक्षाएं पास की थी, सारी, जीवित रहने तक इन्होंने अपनी सारी परीक्षाएं पास करी है। तो इसकी सच्चाई क्या है? मतलब ये ऐसा हीरो की तरह बन के रहता था केजरीवाल की तरह, और अंदर से कुछ और था? इसका ऑब्जेक्टिव नहीं ऐसा नहीं है। नहीं देखो, ऐसा नहीं है कि ये आदमी कुछ और था, इसका ऑब्जेक्टिव कुछ और था। ये आदमी ने पूरी जिंदगी कंट्री के लिए ही काम किया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कोई इन्होंने ब्रिटिश के का आदमी था ये, या इन्होंने कोई कंप्रोमाइज कर रखा, वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 47 के बाद में इन्होंने जो खामोशी अख्तियार करी है, मैं उसे कॉम्प्रोमाइज कहता हूं। तो किसके साथ कॉम्प्रोमाइज है? कॉम्प्रोमाइज एलिट के साथ है। हाँ, तो एलिट के साथ या तो कुछ कंप्लायंस है, या फिर उसको लगता है कि मैं हीरो नहीं बनूंगा, पेड मीडिया मुझे उतना उछालेगा नहीं, मुझे उतना मान सम्मान नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ भी है, अब वो हम जान नहीं सकते, लेकिन इतना साफ है कि उन्होंने इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज किया था। और 47 से पहले वो इस पे नहीं बोले, मैं उसे मुद्दा बना ही नहीं रहा, मैं उसको मुद्दा नहीं बना रहा हूं। जैसे मैं महात्मा अशफाकुल्ला खान के ऊपर ये मुद्दा नहीं बना रहा हूं, मदन लाल जी ढींगरा के ऊपर ये मुद्दा नहीं बना रहा हूं कि उन्होंने क्यों नहीं जूरी की बात करी थी। मैं ये मुद्दा नहीं बना रहा हूं, क्योंकि उनके सामने जो परीक्षा आई, जो सामने आई, उसको उन्होंने पास करके दिखा दिया था। महात्मा उधम सिंह जी ने भी जूरी राइट्स की तो बात कभी नहीं करी थी ना, लेकिन उनके सामने जो परीक्षा आ गई थी वो कितनी भी कठिन थी, उन्होंने उसे पास किया था। तो जिस आदमी के सामने ये परीक्षा नहीं आई, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि उन्होंने ये परीक्षा पास क्यों नहीं करी, क्यों भाई उनका इस परीक्षा से काम वास्ता ही नहीं पड़ा था यार। पर सावरकर के साथ में ऐसा नहीं है ना कि उनके सामने ये परीक्षा नहीं आई। उनके सामने जब ये परीक्षा आई तो उन्होंने बैठने से मना कर दिया कि ये परीक्षा मैं देने दूंगा नहीं भाई। तो जैसे एक्टिविस्ट की एक एज होती है, तो एक्टिविस्ट का एक डेप्थ भी तो होता है, वो कितना ऑथेंटिसिटी से, कितना फुल टाइम, कितना पार्ट टाइम एक्टिविज्म करेगा डेली बेसिस पे। ये जितने भी यार वो कितना भी कम एक्टिविज्म करे वो कोई इशू नहीं है। मैं तो कह रहा हूं जितना लंबा उसका रहेगा लाइफ स्पान, उतनी ज्यादा उसका परीक्षाएं अपने आप ही बढ़ती जाने वाली है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर एक्टिविज्म को सारी परीक्षाएं पास करनी पड़ती है या करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन जब आप साफ तौर पे देख रहे हो कि ये एक बड़ी परीक्षा सामने है और एक्टिविस्ट उससे कतरा के निकल रहा है अगर, ठीक है ना, तो फिर वहां पे तो फिर क्वेश्चन तो उठेगा ना। ठीक है। और देखो ये कोई ऐसी गलत चीज में नहीं आती, इसलिए मैंने कभी लिखा नहीं इस बारे में, क्योंकि मुझे कोई
मतलब उन्होंने, भाई एक आदमी ने 40 साल तक कंट्री के लिए काम किया, 50 साल तक, है ना। एक आदमी ने अगर 40 साल तक कंट्री के लिए काम किया है, उन्होंने कई परीक्षाएं पास की है, तो ठीक है, किसी परीक्षा को उन्होंने फेल कर दिया, तो मैं उस फेल कर देने वाली परीक्षा को लेके मुद्दा बनाऊं या उसको पब्लिसाइज करूं, वो मैं नहीं करूंगा ना फिर। नहीं समझे? तो इसलिए मैंने कभी भी सावरकर के ऊपर कभी कोई नकारात्मक टिप्पणी या नकारात्मक कमेंट या नकारात्मक पोस्ट कभी भी नहीं लिखा है। मैंने जब भी लिखा है उनके बारे में, मैंने उनका कंट्रीब्यूशन जो है वही लिखा है। तो आप जैसे कह रहे थे ये बहुत समृद्ध थे, तो ये काला पानी से निकलने के बाद तो जीरो हो गया था इसका सब कुछ, फिर ये कैसे अपने ओरेटरी स्किल से इसने सब पैसा वैसा बना लिया क्या? देखो उस समय समृद्धता से मतलब रहता है कि एक वेल ऑफ, यानी एक मिडिल क्लास, जो आज का मिडिल क्लास है वो उस समय वेल ऑफ में आ जाता था। दो ही क्लास होती थी, या तो आदमी लैंडलॉर्ड होता था, या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट होता था, या कारोबारी होता था। तो सर्विस क्लास तो थी नहीं। तो इन दैट केस जो उद्योगपति थे वो तो सारे ब्रिटिश की मशीनों पे और उनके साथ में जिनका अच्छा था वही लोग थे। बाकी बचे लैंडलॉर्ड्स, तो जिनके पास लैंड थी, या मतलब आज का मिडिल क्लास भी वेल ऑफ में आता था उस समय। आवश्यकताएं कम थी, खर्चे कम थे, संपत्ति में वैल्यू बहुत ज्यादा थी, तो उस आधार के ऊपर मतलब वो वेल ऑफ में आते थे। जैसे महात्मा चंद्रशेखर आजाद थे, वो वेल ऑफ में नहीं आते थे, पर जैसे भगत सिंह जी हैं वो भी वेल ऑफ में आते थे। पर जैसे महात्मा बटुकेश्वर दत्त थे वो वेल ऑफ में नहीं आते थे। विजय सिंह जी पथिक भी वेल ऑफ में नहीं आते थे। पर जैसे महात्मा सुभाष चंद्र बोस वेल ऑफ में आते थे। तो उसी तरीके से ये वेल ऑफ में आते थे। मतलब है कि जो जीवनचर्या होती है उसका स्ट्रगल नहीं था, मतलब उस स्ट्रगल में नहीं थे। मतलब वो एलिट थे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो बड़े एलिट क्लास, यानी कि वैसी स्थिति नहीं थी, लेकिन ये वेल ऑफ में आते थे। तो अभी ये आजकल क्या सर्कस चलता रहता है, ये सावरकर के ऊपर क्या डिबेट और कंट्रोवर्सी चलती रहती है, इसमें कुछ है मैटर या फिर ऐसे ही है सब? देखो सावरकर के साथ क्या हो रहा है अभी, आरएसएस इसको हाईजेक कर रहा है। आरएसएस तो अभी सावरकर है वो बहस का केंद्र बिंदु बनने वाला है पूरे भारत में, क्योंकि आरएसएस है वो इसकी आइडियोलॉजी को हाईजेक कर रहा है। यानी कि आरएसएस ने सक्सेसफुली एक काम किया है। मतलब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है सावरकर के बारे में मैं जो बता रहा हूँ, आरएसएस ने सक्सेसफुली एक काम किया कि उन्होंने ये लोगों को बताया, उन्होंने लोगों के दिमाग में ये बात डाल दी है कि आरएसएस का सावरकर से कोई लेना देना है, जबकि असल में आरएसएस का सावरकर से कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब लेना देना ही नहीं है। जब तक सावरकर जिंदा थे तभी तक आरएसएस उनके खिलाफ ही काम कर रहा था। लेकिन अब ये आदमी के राइटअप, इसके वर्क, मतलब उनको हीरो चाहिए, तो इनका हीरो ढूंढने का है वो हेडगेवार पे खत्म हो जाता है, जो खुद ही कांग्रेस कमेटी के अंदर महासचिव थे, खुद ही हेडगेवार जो आरएसएस की स्थापना करने वाले। और गोलवलकर है तो उनका तो कुछ है ही नहीं, कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। तो एक लेगेसी चाहिए। तो सावरकर जो है उसका राइटअप आज बड़े काम का हो गया आरएसएस वालों के लिए, तो वो इसके ऊपर धावा बोल रहे हैं कि ये आदमी हमारा है। तो उसके लिए उनकी चीजों को निकाल के और उनको उसके पक्ष में सपोर्ट खड़ा करना, और ये हमारा आदमी है, ये सब चीजें की जा रही है आरएसएस द्वारा। कोई आदमी मेरे पे आरएसएस पे बात करे तो सबसे पहले मैं उसे यही बताता हूँ, भाई पहली बात तो ये है कि आरएसएस का सावरकर से कोई लेना देना नहीं है, तो वो वहीं पे चिढ़ जाता है, क्योंकि वो आरएसएस को सपोर्ट करने के लिए सावरकर को निकाल के लाया है। और उसे यह मालूम ही नहीं है कि भाई आरएसएस का सावरकर से क्या ताल्लुक है, कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। लेकिन आरएसएस अब इसको हाईजेक कर रही है। तो इसके क्या दुष्परिणाम होने वाले हैं? हिंदू मुस्लिम तनाव को इग्नाइट किया जाएगा, इसका राइटअप निकाल के, इसकी स्पीचेस निकाल के। तो वो सब सर्कस शुरू होगा। जैसे मैं बताता हूं, देखो सावरकर ने हिंदू महासभा बनाई थी 1918 में, उसको तोड़ने के लिए आरएसएस बनाई थी हेडगेवार ने।
कंटेंट। मतलब है कि 1825 में तो सावरकर ने जाके इसको बोला कि भाई हिंदू महासभा बना रखी है हिंदुओं को एक करने के लिए, तो तू उनको दो करने के लिए ये अलग दुकान क्यों खोली तूने, वही माल बेच रहा है अलग नाम से। नहीं, वो पहले से थी क्या उसकी दुकान या बाद में आई? नहीं, 1918 में हिंदू महासभा बनी मुस्लिम लीग के खिलाफ, मतलब ऐसा नहीं है खिलाफ नहीं बोलेंगे, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप, मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया स्वरूप कि ये मुस्लिम अलाइन हो रहे हैं, अपन हिंदुओं को अलाइन होना चाहिए अब। तो हिंदुओं को अलाइन करने के लिए उन्होंने हिंदू महासभा बनाई। ओके, तो अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नाम क्या रखा उन्होंने संगठन का? हिंदू महासभा। मतलब सिंपल बात है ना भाई, मुस्लिम लीग का नाम क्या था बताओ? मुस्लिम लीग। मतलब है कि तू मुस्लिम नहीं है तो यहाँ क्या कर रहा है, वो स्टेटमेंट है ना उसके हेडर में। कभी तू मुस्लिम नहीं है तो यहाँ क्या कर रहा है ये बता। या तो मुस्लिम होना पड़ेगा। तो इसने फिर बनाई उसकी प्रतिक्रिया में हिंदू महासभा। कभी तू पहले हिंदू एक नहीं है ये बता, तू हिंदू है तो इधर आ, बाकी बात खत्म कर दे। ठीक है, सुनो, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि हाँ? ये जो मुस्लिम, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक तो यहाँ पे, हाँ कि जैसे मुस्लिम लीग है, फिर हिंदू महासभा है, ये सब एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, और ये विश्व के शासक बहुत पहले से ही जानते हैं कि इस प्रकार से कंट्रोल्ड अपोजिशंस रखने होते हैं। तो उस समय क्या हिंदुओं के पास इतनी वैकेंसी थी क्या? देखो, हिंदू महासभा जो थी ना, उसका पहला कहना था हम चुनाव लड़ेंगे, जो कि ब्रिटिश को पसंद नहीं था। पॉलिटिक्स में आओ, पर इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में मत आओ। ये तो आज से नहीं, हमेशा से ही रहा है ना, आप तो समझते हो। तो हिंदू महासभा ने बोला हम चुनाव लड़ेंगे, प्रत्याशी उतारेंगे। तो जब अंग्रेजों ने देखा कि ये पॉपुलर हो रही है पार्टी हिंदू महासभा, और बहुत तेजी से पॉपुलर कैसे होने लगी थी वो भी बताता हूं आपको। 1920 में जो ऑटोमन एम्पायर गिरा, जो तुर्की के अंदर जो कमाल पाशा अतातुर्क ने किया था, उसको खिलाफत को डिस्ट्रॉय की जो मतलब तुर्की रिवॉल्यूशन से जो खिलाफत का खात्मा हुआ था, तो वहां पे ब्रिटिश ने खिलाफत खत्म कर दी थी। खलीफा होता था पूरी दुनिया में मुसलमानों का एक खलीफा, जो प्रोफेट मोहम्मद के टाइम से ही चल रहा था खलीफा, और मुस्लिम उम्मा की सल्तनत है उसको रूल करता था खलीफा। ठीक है, तो वो खिलाफत खत्म कर दी अंग्रेजों ने। तो उस समय इधर असहयोग आंदोलन चल रहा था अपने इधर भारत में, स्वतंत्रता आंदोलन। तो मुसलमानों ने क्या किया कि भाई ये स्वतंत्रता आंदोलन का बाद में देखेंगे, पहले खिलाफत के खिलाफ आंदोलन करना है, तुर्की में जो हो रहा है। तो उस समय जो यहाँ के जो लोग थे हिंदू, उन्होंने बोला भाई ये कौन सा नाटक है, और तुर्की में जो हो रहा है उसका विरोध करने का टाइम कहाँ से है हमारे पास, हमको तो भारत में करना है ना, भारत की आजादी का। तो उन्होंने बोला नहीं, अभी तो तुर्की के खिलाफ ही करेंगे अब हम। तो इस कारण से क्या हुआ हिंदू मुस्लिम के अंदर। अच्छा, तो फिर जो गांधी था मोहनदास, उसने भी खिलाफत का विरोध करना शुरू कर दिया, मतलब मुस्लिम को अपीज करने के लिए। ठीक है, तो हिंदू जितने भी थे वो, उन्होंने गांधी को बोला भाई ये क्या नाटक है नया, तुर्की में कौन खलीफा होगा, हमारा क्या ताल्लुक है। तो पर गांधी ने खिलाफत का विरोध शुरू कर दिया। तो यहां पे क्या हुआ, मूवमेंट में डिवाइडेशन आया भारत में। मुस्लिम खिलाफत के में दम लगाने लगे तो हिंदू सब कांग्रेस छोड़ने लग गए तेजी से, क्योंकि कांग्रेस ने खिलाफत मूवमेंट चला दी इधर से। तो उन्होंने जो कांग्रेस छोड़ना शुरू किया तेजी से हिंदुओं ने, तो वो सब जाएंगे कहां, वो सब जाने लगे हिंदू महासभा में। और हिंदू महासभा है, उसमें इन्होंने 3 मांगे, 3 उन्होंने रखा था सावरकर ने। पहला, हिंदू है वही आएगा। दूसरा है हथियार चलाने की शिक्षा दी जाएगी, जो कि बात उनकी चल नहीं पाई बाद में, पर वो वेपनाइज करो हिंदुओं को, ये बात 1918 से ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया था। और ये वेपनाइज करो, ये तो पूरी तरीके से लॉ डिसोबीडियंस हो गया ना।
तो मैंने वही बोला ना कि वो बात उनकी चल नहीं पाई थी, लेकिन वो हथियार होने चाहिए, ये बात को उन्होंने दोहराना, प्रपोज करना वो शुरू कर दिया था 1918 से ही, कि हिंदुओं के पास वेपन होने चाहिए। और उसके लिए वो इसी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध जो है उसके अंदर उन्होंने ऐसी अपीलें करी थी कि ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को ब्रिटिश फौज में भर्ती होना चाहिए, ताकि उनको वेपन ट्रेनिंग मिल जाएगी और वेपन आ जाएगा हाथ में उनके, और इसी वेपन से बाद में हम रिवोल्ट करके इनको खदेड़ देंगे। तो उसको कुछ लोग कैसे परिभाषित करते हैं कि नहीं, वो तो ब्रिटिश को सहायता करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। भाई वैसा उन्होंने इसलिए नहीं किया था, वो हमेशा से हिंदुओं को मतलब वेपनाइज करने के उसमें चल रहे थे, और उन्होंने उसी रणनीति के तहत ये बात बोली थी। तो अब उन्होंने एक तो वेपन का कर दिया, इधर से कर दिया, और तो फिर बहुत तेजी से हिंदू महासभा है ना, और फिर इलेक्शन में भी आ रहे हैं। तो इलेक्शन क्या करता है, देखो कोई भी संगठन है, उसके खड़ा होने का रास्ता ही तीन है, यूं समझ लो आप, और कोई रास्ता नहीं होता है। पॉलिटिकल संगठन कोई भी है, उसकी मकबूलियत कैसे आएगी, तीन ही रास्ते होते हैं। पहला रास्ता पेड मीडिया है, मीडिया चाहे उसे बड़ा ब्रांड बना देता है। दूसरा एडवेंचर है, एडवेंचर यानी कि जो भगत सिंह जी के साथ हुआ वो एडवेंचर है। कोई ऐसा एडवेंचर हो जाता है कि वो पार्टी या ग्रुप बड़ा बन जाएगा। और फिर तीसरा तरीका क्या है, तीसरा सिर्फ एक ही तरीका है, वो है इलेक्शन। जो ज्यादा वोट लाएगा उसकी ताकत बढ़ने ही वाली है, उसे नकारा नहीं जा सकता अब। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिंदू महासभा है, उसकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई अगर, तो कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाएगी, जो कि उनका संगठन था। तो वो चाहते थे हिंदू महासभा है वो, उसकी शक्ति नहीं बढ़नी चाहिए और वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसको तोड़ने के लिए उन्होंने 1925 में हेडगेवार को बोला कि एक आरएसएस नामक संगठन बना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम से, उसमें हिंदू शब्द नहीं रखना है। तो उस समय ये सेकुलर हुआ करते थे आरएसएस वाले। जब भी इन्होंने, सावरकर ने हेडगेवार को बोला कि भाई तू हिंदू शब्द जोड़ तेरे संगठन के नाम में, तो इसने मना कर दिया हेडगेवार ने साफ, कि हम तो राष्ट्र के लिए काम करते हैं, हिंदू क्या होता है। अब बोलो, अभी इनको हिंदू हिंदू दिख रहा है सब। ये इंफॉर्मेशन की पुष्टि कहां से होगी कि ये कन्वर्सेशन हुआ सावरकर और हेडगेवार में? नहीं देखो, ये इसकी पुष्टि नहीं होती है, लेकिन है ना, जो आरएसएस थी और हिंदू महासभा थी, उनके अंदर ये तीन चीजों में अंतर था। मैं बताता हूं कैसे है ये, कि जब ये संगठन खोला तो उस समय हिंदुओं ने, सबने बोला कि भाई आप, हम सबको हिंदू महासभा को मजबूत करना चाहिए, तुम ये दुकान नहीं क्यों डाल रहे हो अब। तो उन्होंने बोला नहीं, वो हिंदुओं के लिए है केवल, जबकि हमें राष्ट्र के लिए खोलना है। तो एक तो उसने ये अंतर बताया कि भाई ये राष्ट्र के लिए है, स्पेसिफिक हिंदू के लिए नहीं है ये। तो ये बात क्लियर हो गई ना, इसलिए उसने शब्द हिंदू नहीं रखा अपने उसके अंदर। दूसरा बात है, वो वेपन ट्रेनिंग के खिलाफ था हेडगेवार, मतलब वो हिंदुओं के खिलाफ था। ऐसा कुछ है ही नहीं कि वो हिंदुओं का वो है, वो आज भी सेकुलर ही है। मैं कह रहा हूँ आज भी उन्होंने मुस्लिम विंग बना रखे हैं आरएसएस ने, आज भी उन्होंने क्रिश्चियन विंग भी बना रखे हैं। तो ये कॉमन नॉलेज वो लोग कैसे लेकर आ गया कि हम हिंदुओं के लिए हैं? मीडिया है ना उनके पास, अभी कॉमन नॉलेज में आ रहे हैं ना। देखो सावरकर उनका नायक बन जाएगा, अभी सावरकर की जयंती आने दो, पूरे देश को भगवा रंग के बोलेंगे ये हमारा हीरो है। भाई ये हीरो को तो भगा दिया था तुमने 1925 में, इसको काटने के लिए तो तुमने आरएसएस खोला था, और आज 100 साल बाद तुम्हारा हीरो हो गया ये। तो उस समय क्या हेडगेवार के भी, वो भी एक अच्छा राइटर था क्या, कि उसके आर्टिकल्स दिखा दिखा के पेड मीडिया? नहीं, हेडगेवार को जो जमींदार थे उस समय की लैंडलॉर्ड डिलीट थी, वो उसको फंड कर रही थी हेडगेवार को, तो उस कवरेज से वो बढ़ना शुरू हो गया। संगठन चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा उनको मिल रहा था। तो कंटेंट क्या प्रोवाइड करते थे ये? अब सुनो तीसरी चीज, अब देखो आप, अब तीसरी चीज देखो, उससे आप समझ जाओगे कि ये सब सर्कस कितना रायता इसने बढ़िया बनाया था। तीसरी चीज है, सावरकर ने बोला कि भाई जब तक चुनाव में नहीं जाएंगे तब तक तो कोई मतलब ही नहीं है, स्ट्रेंथ कैसे दिखाओगे आप बताओ। ऐसे थोड़ी है कुंभ मेले की तरह लोग इकट्ठे करके खड़े हो गए आप पॉलिटिक्स में, भाई आपको स्ट्रेंथ कैसे दिखाओगे कि आपके साथ लोग हैं। तो उसके लिए चुनाव में आना पड़ेगा, तो वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जा रहे थे हिंदू महासभा,
और बहुत तेजी से वो सीटें भी जीत रहे थे। इन्होंने आरएसएस बनाया तो सबसे पहला काम पता है आपको, पहली मीटिंग पहली मीटिंग में क्या प्रस्ताव पास किया इन्होंने, आरएसएस वालों ने यह प्रस्ताव सबसे पहले पास किया कि शाखाओं में शपथ दिलाई जाएगी सबसे पहले कि वो स्वयंसेवक राजनीति से खुद को दूर रखेंगे। अब बोलो, अब बोलो आप, मतलब इससे बड़ा क्या चाहिए आपको? तो भाई तुम राजनीति से दूर रखना चाह रहे हो, मतलब क्या मतलब क्या है ये? अच्छा, दूसरी बात, 2046 तक आरएसएस 2006, आपको पता है आरएसएस ने 1947 से पहले कभी भी किसी भी स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, कभी भी, 1947 तक। और इवन 1946 में जब नेवी रिवोल्ट हुआ था तब भी नहीं लिया। और वो लोगों को यही बोलते थे राजनीति से दूर रहना है, किसी आंदोलन में भाग नहीं लेना है, देश को जगाना है। ये सर्कस उन्होंने चलाया है 24 साल तक। और संख्या थी 10 लाख। 10 लाख स्वयंसेवक उस समय के उन्होंने कब्जे में कर रखे थे, जिनको न वो चुनाव लड़ने देते थे, न हथियार चलाना सीखने देते थे, न ब्रिटिश के खिलाफ कभी कोई मोर्चा निकालने देते थे। तो मैं आपको एक बात, हाँ क्वेश्चन तो मेरा वही रहा, कंटेंट क्या प्रोवाइड करते थे, ये क्या कहानी सुनाते थे, क्या एक्टिविटीज कराते थे, जिस कोई बोलते थे कि ये सुपीरियर एक्टिविटीज है, साहब ये करते रहो। जगाना, अच्छा, गाना, लोगों को जागरूक करना। मैं आपको भेजता हूँ, इनका कंटेंट भेजता हूँ। मैंने बहुत पहले लिखा था ये सब, 10 साल पहले के आर्टिकल भेजता हूँ कुछ एक आपको, जो हेडगेवार की आइडियोलॉजी पे लिखे थे मैंने, वो काफी डिटेल लिखी है उसमें कि ये जो अफीम कौन से ब्रांड की अफीम देते थे, उसमें मैंने उसका एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई ये क्या पिलाते थे इनको शाखा में। तो इसकी एक बायोग्राफी है, द एपॉक मेकर, उसी में से मैंने उद्धरण रख के वो कुछ आर्टिकल लिखे थे। मैं आपको वो लिंक भेज दूंगा, है ना। उसके अंदर आप उसके खुद के शब्द पढ़ोगे तो आपको पता पड़ जाएगा वो क्या अफीम बांट रहा है बंदा। मतलब आप पढ़ोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे। मतलब देखो, एक घटना सुनाता हूँ आपको। ये थे अपने कौन, शायद माधव, अरे यार इनका तीसरा जो इनका सरकार संघ संचालक, तीसरा, पहला गोवलकर, दूसरा पहला हेडगेवार, दूसरा गोवलकर, और तीसरा जो था, नाम कैसे भूल रहा हूँ यार मैं। तो उनका संस्मरण सुनो आप। उनका संस्मरण ये है कि भगत सिंह जी ने, जब महात्मा भगत सिंह जी ने बम फेंका था ना असेंबली में, तो उससे इंस्पायर होके ये और इनके साथ 5 जने और, इन्होंने लेके योजना बनाई कि अपन भी 2-4 गोरों को उड़ा देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या, बंदूक भी जुटा ली, बम बनाने का तरीका सीखा, 2-3 महीने बढ़िया मेहनत करी इन्होंने। और अब ये ब्रिटिश पे, मतलब गोरों के ऊपर, जिस तरीके से भगत सिंह जी ने किया था, वो उस टाइप की कोई योजना पे सोचने पे काम कर रहे थे, ठीक है। ये थे सभी स्वयंसेवक, आरएसएस से भी जुड़े हुए थे। तो इन्होंने सोचा कि, उसके खुद के संस्मरण में बता रहा है बंदा वो, तो उन्होंने सोचा कि इस बारे में गुरुजी से भी राय मशवरा करना चाहिए। तो ये पहुंच गए गुरुजी के पास में। गुरुजी के पास शाम को 7-7:30 बजे पहुंच के इन्होंने बताया भाई इस टाइप का प्रोग्राम है और 2-4 गोरों को उड़ाने की योजना है, हाई प्रोफाइल गोरों को। है मधुकर की बात कर रहे हैं क्या? हाँ शायद मधुकर। आपको कैसे याद आया? ऐसे गूगल कर रहे हैं ना। अच्छा गूगल, हाँ। तो उसमें मधुकर, पूरा नाम बोलना इनका। मधुकर दत्तात्रेय देवरस, हाँ। मधुकर दत्तात्रेय देवरस, हाँ, देवरस की बात है। तो जो देवरस, तो ये साहब 5 जने, ये 4-5 जने पहुंच गए गुरुजी के पास, हेडगेवार। तो उनको बोला भाई इस टाइप का, मतलब भगत सिंह जी ने किया, उसके महीने भर में नई प्लानिंग तैयार है, जो कि भगत सिंह जी की योजना थी कि हम शुरुआत करेंगे तो इतने युवा हैं भारत भर में, वो भी तो करेंगे कुछ ना कुछ बाद में। तो ऐसे करके एक प्रकार का भंबड़ शुरू हो जाएगा जिसको ये दबा ही नहीं पाएंगे, फिर जगह गांव में हमले शुरू हो सकते हैं। ये उनकी योजना थी भगत सिंह जी की। और उसको
अप्लाई करने के लिए उन्होंने ये किया। तो उनको, भगत सिंह जी को ये नहीं पता था ना कि सोसाइटी में ऐसे बच्चलन लोग भी बैठे हुए हैं जो तुम्हारी योजना को ही काम नहीं करने देंगे। तो हुआ क्या, ये 5 युवाओं ने, उसमें इनकी आयु 20-22 साल थी सबकी, तो गुरुजी को बता दिया। तो वो खुद लिखते हैं, गुरुजी को जब ये पता लगा तो गुरुजी ने हमें बैठ के 7 बजे समझाना शुरू किया कि तुम्हें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए और तुम महान उद्देश्य से भटक रहे हो। अब जो हमारा महान उद्देश्य है तुम उस पर ध्यान दो। और उन्होंने कितने घंटे समझाया, रात को 2 बजे तक। अगले दिन वापिस। तो ऐसे करके वो देवरस कहते हैं, तो गुरुजी रोज हमें 4 से 5 घंटे तक डेली रात को 12-1-1 बजे तक हमको ये समझाते रहते थे कि जो हम कर रहे हैं वो यूजलेस काम है और उन्हें जो महान उद्देश्य है ना हमारा महान, उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो फिर वो देवरस लिखता है कि गुरुजी से ये सब सुन के मेरी आंखें खुल गई और फिर मैंने अपने आप को महान उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया और इस चिल्लर उद्देश्य से मैंने खुद को हटा लिया। और हम सब फिर नियमित तौर पे शाखा जाके और वहां पे वो सब बैंड वैंड बजाने शुरू कर दिया हमने। और वो बंदा जो उस समय बम फेंकने जा रहा था, वो आदमी को इन्होंने उसके एक्टिविज्म को 60 साल तक आरएसएस में चिपका के उसको वोट करके रख दिया। अब ये एक घटना है, अब आप सोचो कितने लोगों को वोट करके रखा हुआ था। तो ये आरएसएस जो है उनका शुरू से धंधा जो था असल में वो ये था, न चुनाव लड़ना न कुछ करना और ये सब करना। तो सावरकर का उनसे कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। सावरकर को ये पता था शुरू से चुनाव में आना पड़ेगा, उसके बिना स्ट्रेंथ नहीं आएगी, हथियार या चुनाव, ये शुरू से ही था उनका। और आरएसएस का था न चुनाव न हथियार, या सुबह शाम फाका हो और यहाँ पे मंजीरे बजाओ, बस ये सबसे महान काम है दुनिया का। और वो महान काम को उन्होंने 10 लाख लोगों को करवाया 30 साल तक। पूरी युवा नस्ल को पकड़ के रखा था कि वो अंग्रेजों के खिलाफ कोई काम ना करे। तो अभी जैसे आरएसएस के पास तो बहुत कुछ है, जैसे कृष्ण है, राम है, इतने सारे शंकराचार्य हैं, कोई भी पकड़ा सकते हैं। ये वीर सावरकर को पकड़ा रहे हैं? नहीं, ये तो सबके हैं, ये तो सबके हैं, राम कृष्ण ये तो सभी के हैं। एक्सक्लूसिव चाहिए होता है, एक्सक्लूसिव माल चाहिए, एक्सक्लूसिव लेगेसी एक्सक्लूसिव चाहिए। तो उसके लिए इनके पास में, देखो मेरी बात सुनो, आप एक किसी आरएसएस वाले को प्रश्न पूछना कि 1947 से पहले जो आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो संघ तो 25 साल पहले बन गया था, तो उनको 2 प्रश्न पूछना कि मुझे एक आदमी का नाम चाहिए जो आजादी की लड़ाई में जेल गया है, आरएसएस का होना चाहिए, जेल गया है, जान देने की तुम्हें बात ही नहीं कर रहा, जेल गया है, एक आदमी लाके दो। तो कितना बड़ा प्रश्न बनता है। तो मतलब तुम कर क्या रहे थे यार, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है अभी, कर क्या रहे थे। तो इनका कभी तो जेल क्यों नहीं गया कोई बंदा, कोई बंदे ने जान देने की तो बात ही मत करो, जेल क्यों नहीं गया, क्योंकि आजादी की लड़ाई से इन्होंने खुद को अलग करके रखा हुआ था। तो अब इनको चाहिए एक लेगेसी जो आजादी की लड़ाई तक अपनी, मतलब ये जो कालिक है ना अब उसको धोना है, ये जो कालिक है ना इस कालिक को धोने की जरूरत है। तो वो सोच रहे एपेक्स बॉडी ही एक्वायर कर लो, पूरी एक हाईजेक कर लो, आरएसएस पे ही, सावरकर पे ही आरएसएस का ठप्पा मार देते हैं ना, तो उनका सारा कंट्रीब्यूशन हाईजेक हो गया, ये तो बंदा ही हमारा है। तो फिर आप बोलोगे आरएसएस ने आजादी की लड़ाई के लिए क्या किया, तो वो सावरकर की पूरी जीवनी की किताब भेज देंगे आपको कि पढ़ो, आपको पता पड़ जाएगा आरएसएस ने क्या किया। ये चाल है, इसलिए वो अब सावरकर है वो प्राइम फिगर बनने वाला है इंडियन पॉलिटिक्स में, बहुत डिबेट होने वाली है। 100 साल पहले आप जो बोल रहे हैं ये आरएसएस की कॉन्स्पिरेसी शुरू हुई और अब उन लोगों का इतना बड़ा साम्राज्य है पूरे देश के ऊपर, तो ये तो बहुत गलत दिशा में जा रहा है कंसिस्टेंटली 100 साल से देश। ये कहना चाह रहे हैं आप?
और किसी को पता ही हाँ नहीं ये सब उसमें क्या बातें, है। और सब लोग इतने ज्यादा हाँ निजी हैं इन सब सूचनाओं से हाँ, कि जो उसमें क्या बात प्राइम अपोजिशन था हमारे देश के खिलाफ वही अब बेसिकली देश पर राज कर रहा है। है। हाँ, तो ये तो तो बहुत मीडिया का बड़ी। खेल है ना, मीडिया बताता ही नहीं है। भाई देखो मैं एक बात बताता हूँ, आपको ये पता था क्या कि आरएसएस का इस पे कोई ताल्लुक ही नहीं था, सावरकर से आरएसएस का? नहीं नहीं, मेरे को तो नहीं पता था। तो ये पता क्यों नहीं है? कोई बता ही नहीं, मीडिया बताएगा नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा? पता वही पड़ेगा ना जो मीडिया बताएगा। हम्म। प्रॉब्लम वही रहेगी ना। मीडिया का काम क्या है? सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन को निकाल के लाना हिस्ट्री में से। तो वो केवल अपने फेवर वो ये भाई आरएसएस वाले ये इंफॉर्मेशन तो देते ही नहीं है ना कभी, कि 1947 तक तुम क्या कर रहे थे, उस बारे में तो वो बात करते ही नहीं है। अब विवेकानंद है तो विवेकानंद है तो उस इस बारे में तो भारत के लोगों को उन्होंने पता ही नहीं लगने दिया ना कि ये आदमी तो गाय खाओ की प्रीचिंग करता था। तो विवेकानंद भी फंडेड था क्या पूरा? 100%। तो ये कैसे, मतलब आपके और हमारे जैसे ये सामान्य आदमी इतना फंड उठा के इतने बड़ी हीरो कैसे बन जाते? इतनी बड़ी मूर्ति बन रखी है उसकी भी कन्याकुमारी में। नहीं नहीं, वो तो क्या है, देखो एलिट का सपोर्ट चाहिए होता है बस तो एलिट से कैसे हीरो बनने कांटेक्ट के में लिए। आते हैं ये लोग? हाँ, एलिट होती है वो, उनको पकड़ लेती है और बोलती है ये आदमी ठीक है, ये लोगों को मामू बना सकता है, टोपी दे सकता है, तो उसको वो हीरो बना लेते हैं, बना देते हैं पब्लिक में। एलिट क्यों नहीं हीरो बन सकती? क्योंकि वो तो ताकत लेके बैठे हैं ना, आम आदमी में से अंडरडॉग चाहिए होता है, तो उनको अंडरडॉग चाहिए होते हैं जिसको वो बुलडॉग बना देते हैं। इसमें हवा भर दो, ये बुलडॉग बन गया, और जब भी जरूरत होती है हवा निकाल के वहां पे अंडरडॉग बना के फेंक देते हैं। अच्छा, ये जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स थी 1910-20 के आसपास, इसकी मेरे को बीस अंडरस्टैंडिंग उन्नीस नहीं सौ है। बीस हाँ? 1920 कानून पहली बार 1920 में आया ना, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भारत में चुनाव 1920 में हुए हैं पहले। अच्छा, तो उस समय सावरकर ने जो मर्सी पेटिशन लिखी थी उसमें उसने ऐसा लिखा था कि मेरे को रिलीज कर दो, फिर मैं देश को रिफॉर्म करने में जो भी प्रोविंस पॉलिटिक्स है उसमें साथ दूंगा, ऐसा कुछ पार्टिसिपेट करूंगा। यार देखो वो उसमें कोई पॉइंट ही नहीं बनता यार, वो नहीं नहीं, मैं जो इंटेंशन की आदमी बात नहीं कर रहा एब्डिक्टेड हूँ, है। मैं उस फैक्ट को समझना चाह रहा हूँ वो क्या कहना चाह रहा था, कौन सी पॉलिटिक्स में उतर कर क्या देश को रिफॉर्म करेगा, और अंग्रेज नहीं कैसे नहीं, वो अधिकार दे रहे थे भारत के देखो लोगों को उस सरकार समय बनाने उनको का। लेटर, देखो उस समय उनको लेटर में वही लिखना था जो लिखने से उनको छूट मिलेगी, बस तो वो कुछ भी लिख दिया। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन वो क्या हाँ, लिखा था वो मैं समझना चाह रहा हूँ। नहीं मुझे नहीं लगता वो जो भी लिखा है उसका कोई उद्देश्य था, कि ये उनका कोई उद्देश्य था। वो तो बस ऐसे ही बाहर छूटने के लिए लिख रखा है, मर्जी पड़े जो लिख के दे देता हूँ। नहीं वो ठीक है, आप समझ नहीं रहे मेरा क्वेश्चन, आप बताओ 1920 में क्या हुआ था, क्या राइट मिल गए थे? 1920 के अंदर भारत में पहली बार चुनाव हुए थे। अच्छा, कोई फर्स्ट भी? टाइम इलेक्शन 1920 में हुए थे भारत में। तो सिटीजनशिप थी उस समय, वोटर आईडी था, आदमी वोट मतलब? नहीं वो वोटर आईडी नहीं था, लेकिन वोटिंग लिस्ट की तरह लिस्ट होती थी, जिससे उस लिस्ट से इलेक्शन होते थे, जिसमें उसका नाम होता था वो, और नाम जुड़वाने में कोई ऐसा नहीं था कि नहीं जुड़वा सकते, जो जुड़वा लेगा जिसका वोट में नाम आ जाता था। लेकिन वो जो इलेक्शन होता था वो म्युनिसिपैलिटी तक ही होता था, उससे ऊपर नहीं होता था। म्युनिसिपैलिटी केवल कानून, मतलब एमएलए एमपी के इलेक्शन नहीं होते थे, केवल म्युनिसिपैलिटी के होते। अच्छा तो वो म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन थे। अच्छा, और ऊपर से तो क्राउन जिसको अपॉइंट कर रहा है तो फिर वही है वहां का जो भी एमपी हाँ एमएलए है। हाँ 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 हाँ, जैसे हाँ वो सब तो ऊपर से अपॉइंट होते थे, और म्युनिसिपैलिटी है वो इलेक्टेड होती, इलेक्टेड होनी शुरू हो गई। अच्छा तो अच्छा। सावरकर ने बोला था कि भाई ये इलेक्शन शुरू हो गए हैं तो अभी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना है, तब ताकत बढ़ेगी, वरना ऐसे चिल्ला चिल्ली से नहीं बढ़ेगी। और आरएसएस का कहना था कि नहीं, ये तो महान उद्देश्य से भटक जाओगे तुम, पॉलिटिक्स चुनाव में आ गए तो चुनाव केवल कांग्रेस को लड़ने दो, मुस्लिम लीग को लड़ने दो, कांग्रेस को लड़ने दो, तुम हिंदुओं तुम एकजुट हो जाओ, यहाँ पे तुम एकजुट रहो, चुनाव उनाव के चक्कर में मत जाओ तुम।
और एकजुट होके क्या करना है वो ये जीवन में बताते नहीं है कभी भी। एकजुट करने वाले जागरूक होके क्या करना है कि तुम जागरूक करो, कि जिनको जागरूक कर दिया उनसे क्या करवाना है आपको। देखो जो जागरूक हो चुके हैं वो आगे वालों को जागरूक करेंगे, नहीं तो फिर जिनको जागरूक कर दिया फिर उनसे क्या करवाना चाहते हो वो आगे जागरूक करेंगे। तो ये सिलसिला कब थमेगा कि ये तुम जिंदा हो तब तक यही करो, फिर तुम मर जाओ, फिर अगली नस्ल ये जिंदा है तब तक यही करेगी, फिर वो मर जाएगी। तो बस काम हो गया ना हमारा, तो बस चलते रहो, जागरूक करते रहो, एक होते रहो, एक हो, जागरूक हो और मर जाओ। अच्छा ये बताइए, इसके बारे में आपको कोई जानकारी है क्या कि जब उसको रिलीज किया गया सावरकर को, तो उसको कंडीशनली रिलीज किया गया था कि तू कुछ राजनीतिक बकबक नहीं करेगा? वो हमेशा ही होता है जब भी कोई किसी को रिलीज करती थी ब्रिटिश एम्पायर, कभी भी 100% मामलों में, तो उनसे फिर बॉन्ड भरवाया जाता है, शपथ उनसे वो एफिडेविट लिया जाता था कि या उनके ऊपर शर्तें रखी जाती थी कि भाई तुम राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लोगे, तुम ऐसे पब्लिक में रैलियां नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, इस शर्त पर तुम्हें रिहा किया जाता है और तुम देश नहीं छोड़ोगे। और कभी कभी ऐसा भी करते थे कि 1 महीने तक तुम हाउस अरेस्ट रहोगे, फिर बाद में तुम्हारा ये छोड़, हाँ धीरे धीरे हम तुम्हारे पे से प्रतिबंध उठाएंगे। और फिर उसकी टर्म भी रहती थी, 1 साल तक ये प्रतिबंध है, 6 महीने तक ये प्रतिबंध है, और ऐसे करके रिलीज किया जाता वेरी था। गुड, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, और ये बताइए जैसे कि अब ये से खुदीराम बोस ने तो वो तो उसको फांसी हो गई, और किसी ने नासिक के कलेक्टर को मार दिया, इनको तो आप क्लीन चिट देंगे। जिन हाँ लोगों को तो, जो लोग खुद ही शहीद हो गए। अच्छा, ये हाँ, भीकाजी कामा का क्या हिसाब है? ये कौन मैडम थी और ये क्या इनका कंट्रीब्यूशन है? नहीं सुना नहीं। भीकाजी कामा करके कोई वहां बैठी रहती थी ना लंदन में, उनका क्या ध्यान हिसाब है? नहीं, हेलो? नहीं मेरे को ध्यान नहीं। भीकाजी कामा, भीकाजी। नहीं नहीं ध्यान आ रहा। अच्छा ठीक है, नहीं ध्यान भीकाजी आ कामा रहा। प्लेस तो यहाँ पे भी है दिल्ली में, साउथ दिल्ली में भीकाजी कामा प्लेस। हाँ हाँ, पर मेरे को ध्यान, मतलब कंट्रीब्यूशन के बारे में कोई मेरे को वो नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और कुछ अभी लेटेस्ट अपडेट है वो इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स का और ईवीएम का तो बता दीजिए, हमको तो कुछ जानकारी नहीं है। नहीं बस अभी तो अभी फोकस तो अगले चुनाव पे ही है। अभी हरियाणा में इलेक्शन है तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, फिर हरियाणा महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा सीटें उतारने की कोशिश कर रहे हैं, फिर दिल्ली इलेक्शन आ जाएंगे। तो दिल्ली इलेक्शन पे फोकस है कि दिल्ली इलेक्शन में 70 सीटों में ज्यादा से ज्यादा सीटें उतारें, ताकि दिल्ली में वापस से ईवीएम को हीटअप किया जा सके। क्योंकि दिल्ली का चुनाव है उसको नेशनल कवरेज मिलती है चुनाव, क्योंकि मीडिया सारा दिल्ली में रहता है ना। हम्म। तो दिल्ली का चुनाव एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी ईवीएम को फिर से फ्रेम में लाने के लिए। तो अभी दिल्ली के चुनाव में अच्छी खासी मेहनत करेंगे। और उसके पहले गुजरात, अभी हरियाणा का है वो तो नोटिफिकेशन नहीं किया, महाराष्ट्र का और इसका, तो वो अभी उसकी कैंडिडेट पोलिंग और उसमें ज्यादा उम्मीदवार उतारने की कोशिश में लगे हुए हैं। अच्छा, और दिल्ली के इलेक्शन कब है? जनवरी। अच्छा ठीक है। पर अक्टूबर नवंबर से तैयारी कर देंगे, क्योंकि दिल्ली में इस बार अच्छे तरीके से चुनाव लड़े वैसी कोशिश रहेगी। हाँ हाँ, गुड कैंडिडेट ज्यादा आइडिया। हो गए तो वो फ्रेम हो जाएगा, फिर ईवीएम फिर से फ्रेम हो जाएगा। तो कितनी सीट है यहाँ पे? 70 सीटें हैं। अच्छा, तो आप 70 के 70 पे चाह रहे हैं? देखो वो तो मुमकिन नहीं हो पाएगा, लेकिन हम कोशिश करके हाँ 40 सीट भी ले आते हैं हाँ तो हाँ हम हाँ सीएम कैंडिडेट रख सकते हैं। हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। और सीएम कैंडिडेट अगर हम रखते हैं तो फिर पब्लिक का थोड़ा सा आकर्षण आ जाएगा। ठीक है, ये तो फिर विधानसभा के तो 10-10 हजार का डिपॉजिट होगा इसमें तो। हाँ हाँ हाँ, तो ज्यादा फाइट नहीं है। ठीक है। और सीएम कैंडिडेट आ जाता है तो बाद में फिर पार्टी को थोड़ा सा चर्चा में आती है, तो फिर ईवीएम का मुद्दा है वो हम डेमो दे के, मतलब जंतर मंतर बुक कर लेंगे 15 दिन के लिए, वहां कंटिन्यू एक डेमो का स्टॉल ही डाल देंगे। अच्छा, ये और अक्टूबर से शुरू हो जाएगा आप कह रहे हैं? हाँ, वहां डेमो का स्टॉल कंटिन्यू कर देंगे। योजना क्या है कि दिल्ली के अंदर डेमो दिखाना, ताकि
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें, और वो इंफॉर्मेशन पहुंचने से अरविंद केजरीवाल है उस पर प्रेशर आना शुरू हो जाएगा और उसको बोलना पड़ेगा। जैसे ही वो बोलता है ईवीएम के काले कांच पे, ईवीएम फ्रेम हो जाएगा दिल्ली चुनाव में। तो फिर ईवीएम फ्रेम हो गया तो फिर वहां पे फिर वो मतलब जैसा अभी हुआ, अभी जैसे अभी जो फ्रेम हुआ और उसकी वजह से उनको 100-150 सीटें काटनी पड़ी बीजेपी की, मतलब ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। किसने? तो बीजेपी ने। कहाँ पे? अभी जो दिल्ली चुनाव हुए ना, अभी जो सेंटर के इलेक्शन हुए, इसमें इनकी योजना 350 सीटों 400 सीटों की थी, और उसके ऊपर ये शुरू से आईटी सेल में प्रचार विचार उसी तरीके का रख रहे थे ताकि वो 400 सीट 350 प्लस सीटें ले लेंगे। लेकिन जो ईवीएम का डेमो था ना अपना, वो इतना फेमस हो गया था नॉर्थ में, साउथ में नहीं जा पाया। नॉर्थ में वो कम से कम 4 करोड़ लोगों तक जा चुका था। तो फिर इनको लगा कि यदि 350 प्लस सीटें आ जाती है ना, तो लोग रोड पे आ सकते हैं, चुनाव वापस कराओ क्या मुद्दा खड़ा हो सकता है, केओस हो जाएगा और इलेक्शन फेल हो जाएंगे। तो फिर इन्होंने क्या किया, अच्छा ये बात मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, मैंने 26 तारीख को ही बोल दी थी, 26 मई को ही, रिजल्ट आने से पहले ही। तो इन्होंने क्या किया, ईवीएम को बचाना जरूरी हो गया अब कि भाई नेता नहीं ईवीएम बचाना है। तो इन्होंने फिर बीजेपी की सीटें हैं वो 250 तक ही रखी ताकि ईवीएम की सफाई हो जाए, ईवीएम को क्लीन चिट मिल जाए। और जितना अपन ने काम किया ईवीएम डेमो को जो पॉपुलराइज किया, वो सब फ्रेम से बाहर हो जाए। अब कि देखो बीजेपी को तो 250 सीट ही मिली, मतलब ईवीएम सच्ची है, ईवीएम में वोट चोरी नहीं होती है देखो। तो इन्होंने एक ही शॉट मारा, 100 सीट काटी बीजेपी की, 125 सीट। ये पीएम जो बन गया है उसकी वजह से भारत के ऊपर कौन सी तलवारें जो लटक रही थी वो अब और तेज हो गई हैं। तो सारी बस वही विदेशियों का प्रभाव बढ़ता जाएगा, निजीकरण में और स्पीड आएगी, और बस वही रहेगा जो 10 साल से चल रहा है, वही उसी दिशा में गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी। बस हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ना, और सामान बेचना, जमीनें बेचना, डिपार्टमेंट बेचना, सब एफडीआई और ज्यादा बढ़ना, और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बढ़ना, सोसाइटी में और ज्यादा विभाजन बढ़ना, और बस इसी तरीके का जो ड्रामा है उसकी व्यापकता और इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। अच्छा, तो ये बताइए कि जो आक्रमण भारत पे किए थे मुगलों ने और उसके बाद डच और अंग्रेजों ने किए थे, इन दोनों का मेन डिफरेंस तो अलग था ना। जैसे कि जो यूरोपियन आए थे वो तो मिनरल के लिए आए थे, और ये मुस्लिम जो आए थे ये अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए, ऐसा ही है। हाँ देखो, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, मिनरल लेके करेंगे क्या मुगल, आता हाँ। तो है, उसके लिए मशीनरी नहीं है ना। तो मेरा क्वेश्चन है कि फैक्ट्रियां चाहिए ये ना। कम से कम 700 सालों से ही मिनरल खोदे जा रहे हैं भारत में, तो बहुत बड़ा गड्ढा हो गया होगा। ये हाँ इतना वो तो कितना है। खोदे जा रहे हैं, रोज खोदे जा रहे हैं, क्या खोद रही है ऐसा? हाँ मतलब 400 साल से, 700 नहीं बोलेंगे, 400 साल या मोस्टली 250 साल से। और मिनरल जो है वो, भारत मिनरल रिच स्टेट में आता है ना, मिनरल रिच कंट्री है। तो मिनरल ये कौन चूस रहा है? जो वेपन मैन्युफैक्चर के ऊपर जो बैठे हुए हैं बैकग्राउंड में, अल्टीमेटली उनका देखो बात ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है, है? देखो देखो दुनिया की सारी फैक्ट्रियां, सारी दुनिया की, भले वो कुछ भी बनाती है, वो इररिलेवेंट है। फैक्ट्री है ना कहाँ, तो उसको रॉ मटेरियल जो चाहिए वो मिनरल ही रहेगा अंत में, ये बॉटम लाइन है। तो ये अंत में वो मिनरल है। तो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया पूरी दुनिया में, जो औद्योगिक क्रांति जिसे बोलते हैं, पढ़ी होगी आपने, वेस्ट में जो पूरी क्रांति आई, मिनरल कहाँ से आ रहा था? वो कॉलोनियों से। तो पूरी दुनिया में साम्राज्य किस लिए स्थापित किए गए थे? क्या आदमियों को लेके आना है क्या? नहीं, मिनरल चाहिए। और मिनरल लेंगे कैसे फ्री में? मिनरल लेने के लिए आपको वहां के लोगों को पहले कंट्रोल में लेना पड़ेगा ना, उनकी जड़ें खोदनी है आपको, उनके वहां से पहाड़ खोदने हैं और ये सब निकालना है। तो आदमी आएंगे नहीं क्या लठ लेके, भाई यहाँ पे क्यों खोद रहा है? तो उसी के लिए उनको जुल्म भी करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। तो आपने पढ़ा होगा अपनी किताबों में, एक फ्रेजिंग यूज होती है, कितनी सफाई से उन्होंने लिखा है इस बात को, कि अंग्रेज यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे और
फिर उससे उससे वस्तुएं बनाकर भारत में बेचते थे। भाई ऐसा सिंपल लिखो ना कि यहाँ से वो मिनरल खोदते थे मनमाना, और उसे अपनी फैक्ट्रियों में भेज के उससे सामान बनाते थे जो सस्ता बनता था, क्योंकि मिनरल फ्री का है। तो किसका मुनाफा ज्यादा होगा? जिसको मिनरल फ्री में मिलता है उसका मुनाफा ज्यादा है। जैसे मैं बताता हूँ, टाटा स्टील है, तो टाटा स्टील है, स्टील के लिए चाहिए लोहा, और और चाहिए, स्टील बनाने के लिए चाहिए लोहा और कोयला, ठीक है, कोयला और लोहा। तो टाटा के पास दोनों की माइंस है और दोनों फ्री है, दोनों ही फ्री है। तो अपने आप ही उसकी फैक्ट्री फैक्ट्री फायदे में ही चलेगी। दूसरा आदमी तो कोयला खरीद रहा है, आयरन खरीद रहा है, तो और टाटा है फ्री में ही निकाल लेता है। सुनो, ये अल्टीमेटली ये गेम तो एलिट के एलिट से शुरू हो रहा है, तो उनकी वेपन कंपनियां और उनके टकसाल है, तो वही क्यों करेंसी प्रिंट कर करके ये बेकार का सर्कस चलवा रहा है। मतलब वो करेंसी प्रिंट भी कर रहा है और वो गन भी लगा रखा है, बोल रहा है कि ऐसे ऐसे तुम मिनरल खोदो और ऐसे ऐसे कंपनियों को जो भी उसे जज सिस्टम लगा रखा है, मीडिया लगा रखा है। तो ये सर्कस क्यों चला रखा है? छाप भी वही रहा है, सर्कस भी वही चला रहा है। नहीं तो वो सर्कस चलाने के लिए ये सब करना जरूरी है ना, वरना पब्लिक रिवोल्ट कर देगी ना, पब्लिक रिवोल्ट कर देगी ना। मतलब देखो, टाटा है, उसके पास में 1 रुपए में कोयले के राइट्स है, 46 से खोद रहा है, पर पब्लिक रिवोल्ट क्यों नहीं कर रही? पब्लिक को पता ही नहीं है। अब अगर ये मुद्दा बन जाएगा तो लोग टाटा को ट्रोल करना शुरू कर देंगे, प्रधानमंत्री तो बोलेंगे इसकी माइनिंग तो कैंसिल कर भाई। ऐसा भी तो हो सकता था कि टाटा होता ही ना और पब्लिक भी नहीं होती और वो एलिट वहां पर अपने मजे में मस्त बैठा रहता। नहीं, उससे क्या बनेगा? मुनाफा तो सामान बना के बेचने से आएगा ना, मिनरल का क्या करेगा? कंट्रोल जो आएगा वो तो तभी आएगा ना, आप उससे वेल्थ बनाते हो तब, तभी तो पॉलिटिशियन को और मीडिया को कंट्रोल कर पाओगे ना। ठीक है, नहीं तो ठीक है, समझ गया। ये तो और बैकग्राउंड की चीज हो गई। तो अभी फ्रंट का ये बताइए ना कि अभी और मेजर क्या आगे क्या दिक्कत है सबसे बड़ी, जो ये मोदी की तीसरी बार पीएम बनने से हो गई है। देखो, एक एक्सटर्नल अफेयर की बात करें तो वार है चाइना के साथ में, वो होने की संभावना हो सकती है, पहला, ठीक है। तो कब हो सकता है वार? और देखो, वो वार कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, पर तैयारी तो है ही। नहीं हो तो नहीं हो, 10 साल नहीं हो, देखो। तो वार और होगा तो क्या तैयारी, ऐसा हो जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर पूरे मुस्लिम घुस गए हिंदुओं के और पूरा सामान लूट लिया, औरतों का बलात्कार कर दिया, लोगों को जला दिया, काट दिया, घर जला दिए, ऐसा हाँ पूरा हाँ हाँ चीन ही घुस जाएंगे क्या पूरे देश में? हाँ हाँ, चीन है, वो सारे फ्रंट से घुस सकता है भारत पे, सब तरफ से। आप कोई भी इलाका नहीं है, थार का रेगिस्तान छोड़ के वो सब तरफ से उसकी एक्सेस है। तो रेशियो में बताइए उसके पास कितनी ताकत है और हमारे पास कितनी कम ताकत है। मतलब हमें है ही नहीं, है ही नहीं, मतलब दो, हम है ही मतलब नहीं। एक दो दिन, 2 दिन से ज्यादा रेजिस्टेंस पावर नहीं है। तो उधर यूएस और चीन के बीच में क्या टेंशन है? वो कितना प्रोटेक्ट करेगा यूएस भारत को? देखो, भारत की अगर इंटेलिजेंस सर्विस, जो कि अब कचरा हो चुकी है, राज इसका नाम है, वो अगर बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रधानमंत्री और ये सब भी ठीक ठाक काम कर रहे हैं, और हम पूरी एकजुटता और पूरी प्लानिंग के साथ में अगर रेजिस्टेंस दिखाते हैं, तो 1 हफ्ता है, 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं टिक सकते, और वरना 2-3 दिन में ही दिल्ली आ जाएगी सेना। नहीं यूएस के सपोर्ट के साथ यूएस प्रोटेक्ट कर रहा है क्या? देखो, यूएस भी दिल्ली को टेक ओवर करने से तो नहीं रोक पाएगा। चाइना दिल्ली में तो आ जाएगा, दिल्ली तो ले लेगा वो, बाद में यूएस आएगा बाद में, और चाइना को भगाने के लिए उस समय वो आएगा। तो और मतलब कौन अमेरिका प्रोटेक्ट जो कर रहा है वो रोक नहीं पाएगा। अगर चाइना आना शुरू करता है, भारत में घुसना शुरू करता है, तो उसके लॉजिस्टिक है वो इतने हाई और हैवी हैं चाइना के, कि यूएस रोक नहीं सकता। उस समय यूएस भी नहीं बचा सकता। तो और कौन प्रोटेक्ट करेगा? ये है क्या चीन, सॉरी रशिया या फिर इजराइल? देखो, रशिया जो है ना, वो चाइना भारत में घुस क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो तभी घुसेगा जब रशिया बीच में ना आए, ठीक है। और रशिया जो है उसके वो अब यूक्रेन वार में उलझ चुका है, तो इसलिए अब भारत और चीन के युद्ध की संभावना बढ़ जाती है। वो इजराइल? नहीं, उसका क्या, उसका तो कुछ है ही नहीं, इधर क्या लेना देना उसका।
अच्छा वो अमेरिकन ब्लॉक में आता है ना, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब इजराइल, सब अमेरिकन ब्लॉक है। अच्छा, उधर कोई मुझे बोला कि यूके के अंदर ये सब आपका रिकॉल और जूरी वूरी सब फेल हो गया यूके मुसलमानों यूके में। नहीं नहीं, यूके में देखो, यूके में पहली बात तो रिकॉल है ही नहीं। हाँ, जूरी और ये सब फेल हो गया, आगे बोलो। फिर मुसलमान जो मतलब असली जो ईविल है वो मुसलमान है, और मुसलमानों की जो ईविल वहां पे जीत गई, आपका सब फेल हो गया, नागरिक वगैरह जो भी है। ये दलील नहीं आपकी नहीं देखो, नहीं 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 देखो, वो दलील ही गलत है। पहली बात तो ये है, उसका जूरी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। है। वो तो तुमने इमिग्रेशन कानून बना के रखा हुआ है उनको ऑक्यूपाई करने का, कैंसिल कर दो, कल से रुक जाएगा, बात खत्म होगी। तो कौन है वो तो जो वो तुम जानबूझ बना के दिए। इंग्लैंड एलिट को, एलिट 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 को लुटवाना चाहते हैं, ब्रिटेन को? ब्रिटेन में और वेस्ट के अंदर जब मुसलमानों की 5-7% आबादी ऑक्यूपाई होगी ना, तो वहां पे दंगे, फिदाइन हमले, जंगो जदल शुरू होगा, और वो गोरों को उड़ाएंगे। जब वो गोरों को मारेंगे, उस समय ये लोगों को ईरान, और मतलब उनका मुख्य टारगेट ईरान है, ईरान के ऊपर हमला करने के लिए जो जनमत होता है वो लेने में आसानी होगी। हाँ। तो वो अपने कंट्री के 2-4 हजार को मरवा के और ईरान का पूरा तेल लूट लेंगे। जैसे उन्होंने 2 टावर गिराए और 2 मुल्क लंबे लिटा दिए, अफगानिस्तान और इराक। 2 मुल्क को खा गए 2 टावर के बदले में, तो सस्ता सौदा है ना। तो वापिस कुछ ना कुछ वो 9/11 जैसा हुआ था ना, वो 9/21 की तैयारी कर रहे हैं वो, कि कुछ एक और गिराओ, 2-4 बिल्डिंगे, ईरान पे हमला करना है। अच्छा, तो अभी अगले 1-2 साल के अंदर हमारा भी यूरोप जाने का और लंबे समय रहने का कार्यक्रम बन रहा है, तो उधर क्या सुरक्षित है क्या अभी मामला, कि उधर भी हर जगह हाँ हाँ, वार होने देखो वाले हाँ, हैं? देखो भारत के कंपैरिजन में तो पूरा सुरक्षित ही है। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेल करता है, अच्छा, तो कंपैरेटिवली तो सुरक्षित ही है। तो मैं ये भी सवाल पूछ रहा था ना कि भारत में 400-300 सालों से जो मिनरल खोदे जा रहा है, कितना लंबा गड्ढा हो गया होगा, ऐसा क्या है? मतलब ये क्या रिप्लेनिश होता रहता है क्या? कौन सा मिनरल खोदते जाते हैं ये लोग? नहीं, तो भाई सब कुछ सब तरफ मिनरल ही मिनरल है, और है ही क्या। तो जैसे मान लो कि टाटा एक अलायंस है एलीट का, तो ये 100 साल से इतना क्या लोहा खोदे जा रहा है, तो भारत का लोहा तो खत्म हो गया होगा खोद खोद के। नहीं हो रहा है ना भाई, भारत मिनरल रिच कंट्री है। तो कितना रिच है, ऐसे कितने हजारों साल तक और इसको बरतानिया सरकार जैसे साम्राज्य लूट सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, हजारों साल का तो नहीं है, देखो खत्म तो हो गई, कहाँ जाएगा। और फिर इसमें एक और इशू आता है असल में कि जो जितनी डीप माइनिंग होती है, कॉस्ट ज्यादा होती जाती है। हाँ। डीप माइन तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, इसलिए ज्यादा गहराई से मिनरल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते ना। अच्छा, पर खत्म तो होगा, आप लूटो, आप निकालते जाओगे तो खत्म तो होगा ना यार, एक दिन। ठीक है, समझ गया। हाँ, है ना। मतलब जो भी है, अब कौन कितना निकाल रहा है, उसका जो अभी हमारी जिंदगी है हम नागरिकों की 20-30-50 साल की, उसमें उनको जो उसका शेयर मिलना चाहिए, वो शेयर तो बस नहीं मिल रहा है। वो नहीं मिल रहा है, और वो शेयर मिलेगा तो गरीबी कम होगी, भुखमरी कम होगी, जीवन आसान होगा लोगों का। अभी वो सारा खोद के फ्री में ले जाते हैं, भारत के लोगों को कुछ नहीं मिलता। एलिट है वो सीधा पॉलिटिशियन से सीधा खरीद लेती है। अब खनिज मुनाफा बंटवारा कानून आएगा तो लोगों को इसमें इसका उनका हक का हिस्सा मिलना शुरू होगा। कोयला हमारा और पैसा हमको मिल ही नहीं रहा। भाई कोयला निकाल रहे हो, पैसा तो दो। अच्छा, तो एक ये सरकार कहती है हमने ले लिया ना। अरे तुम कौन हो काजी ना मुल्ला, तुम कौन हो पैसा लेने वाले? कोयला तुम्हारा है क्या? कोयला तो हमारा है ना भाई, नागरिकों का है ना। सरकार कहाँ से आ गई बीच में? अच्छा अच्छा, ये बताइए कि ये जो राजीव दीक्षित भी ये राजीव गांधी के स्टेटमेंट का बार बार हवाला देते हैं, कि हवाला देना ठीक है क्या, कि उसने बोला था 85% ही सरकारी तंत्र में लुट जाता है, 15 पहुंचता नीचे। फिर राजीव दीक्षित बोला कि 2010 तक तो ये 90% हो गया होगा। इस हाँ तो ऐसा है, वो तो सच है, उसमें तो कुछ गलत बात। इसमें ये अतिशयोक्ति तो नहीं है? देखो इसमें ओवरऑल देखो तो सारा परसेंटेज निकालोगे तो ये अतिशयोक्ति होती है, पर बहुत सारी जगह पर ऐसा होता ही है, सब जगह नहीं होता। पर
हाँ, आप सारा एवरेज निकालो तो 50% तो खा ही जाते हैं। अच्छा, तो जैसे फिर कहीं कहीं पे 90% भी खा जाते हैं, 100% भी खा जाते हैं, कहीं कहीं 30% ही खाते हैं, 40% ही खाते हैं, कहीं कहीं पे 70% भी ठीक खाते हैं। हाँ, मतलब उसने इमोशनली और फिगरेटिवली बोल दिया होगा। तो अभी हाँ जैसे हाँ कि हाँ 2024 तक तो इतना क्या है कि इतना हर आदमी के हाथ में मोबाइल आ गया है, इंटरनेट आ गया है, सबके पास सुविधा है, कैमरा आ गया, बढ़िया सब कुछ माइक पहुंच गया है। तो ऐसी दलील आ रही है कि भारत में तो एक एक आदमी के पास अपने मतलब खाने कमाने के और अपना जो भी विकास करने के अपने मुकाम तक पहुंचने की सारी सुविधा है। मतलब देश में एकदम बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। क्या प्रॉब्लम है? एवरीवन इज बिकमिंग यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर। कुछ भी करो, तुम ट्रेडिंग करो, सीखो, ये करो, वो करो। क्या तुम ये सिस्टम को बोलते रहते हो? क्या मोदी क्या करेगा? मोदी से क्या शिकायत है तुम्हारे को? तुम्हारे पास सारी सुविधा है, तुम कुछ करो, बनो। उसको बोलो थाने कब गया था पिछली बार, थाने जाके आया एक बार। अच्छा। कोई सोसाइटी थोड़ी, मतलब वो थाने और अदालतें हैं, थाने अदालतें, जमीन की कीमतें, क्या करें? कुछ भी करोगे तो प्रॉब्लम तो ये तीन है ना, ये तीन चीज को ठीक करने से होता है। मोबाइल दे दिया, ये दे दिया, रोड बना दी, 4 लेन बना दी, हेलीकॉप्टर बना दिए, बुलेट ट्रेन लिया है, और 4G 5G। अरे भाई, इनका इनका रोजगार से, समृद्धि से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से, फैक्ट्रियों से क्या संबंध है? ताल्लुक ही नहीं है कोई। ताल्लुक ये तीन चीजों से है। वो है पुलिस, अदालत, टैक्स डिपार्टमेंट और लैंड प्राइस। चार चीज है, उनसे होता है। बाकी सबसे क्या लेना देना है? इररिलेवेंट कनेक्शन है ना ये तो। भाई, जब भी आप फैक्ट्री खोलने जाओगे, जिस समय, उस समय आपको जमीन को कन्वर्ट करवाना है। उस समय सरपंच बोलेगा 5 लाख देगा तो कन्वर्जन करूंगा। इसका है, बताओ ना इलाज। वहां फैक्ट्री तो शुरू का करी, अभी तो जमीन कन्वर्ट कराने गया था मैं तो सरपंच ने बोल दिया एनओसी चाहिए तो 5 लाख दे दे, 50 लाख की जमीन है तेरी, 10% तो दे। और चलो ठीक है, तुमने 5 लाख पकड़ा दिए, कन्वर्जन करवा लिया। कन्वर्जन करवा के उसका नक्शा पास कराने जब तहसीलदार के पास जाओगे, या वहां पे जाओगे म्यूनसिपलिटी में, तो वहां फिर वो बोलेगा वो 1,50,000 तो दे, 50,000 वो ले लेगा। फिर जब बिजली कनेक्शन लेने जाओगे तो 2 लाख वो ले लेगा। तो 2 लाख वहां दे दिए, 5 लाख वहां दे दिए, ये यहाँ दे दिए। फिर तुम शेडिंग वेडिंग करने और वो सब करने जाओगे, लोन टोन लेने जाओगे, वहां पे वो फिर वहां से वो पैसा ले लेगा, 1,00,000 2 लाख वो झपट लेगा। फिर जीएसटी नंबर लेने जाओगे, 5,000 वो ले लेगा। क्योंकि अभी जीएसटी नंबर मिलना भी आसान नहीं रहा, उसमें भी बहुत कॉम्प्लिकेसी वो डालते जा रहे हैं। मतलब 5,000 नहीं, पर 1,000 2,000 खर्चा वहाँ हो रहा है। जीएसटी नहीं लोगे तो कंपोजिट में जाओगे तो 2-4 महीने बाद में अगर धंधा उठता है तो जीएसटी इंस्पेक्टर आके वो हफ्ता लेना शुरू कर देगा, वरना बोलेगा जीएसटी में आ जा तू तेरा। तो फिर जीएसटी में आ गए। तो बस ऐसे ऐसे करके फिर तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा चल गया, अगर अच्छा चल गया तो उधर जो कॉम्पिटिटर है, वो बड़ा कॉम्पिटिटर है, वो तुम्हारे खिलाफ में उल्टा सीधा मुकदमा डलवा देगा। फिर तुम अदालत में जाओगे, फिर अदालत में पुलिस है, वो पैसे लेगी। फिर जज है, वो जज तुम्हारी फैक्ट्री बंद करा देगा। पर्यावरण वाले को चाबी देगा कंपटीटर, पर्यावरण वाला आके तुम्हारी फैक्ट्री में ये पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, वो हो रहा है। तुम बोलोगे ये तो सभी कर रहे हैं, तो बोलेंगे सभी को छोड़, तेरी बोल, सभी को करने दे। वो हफ्ता देते हैं, तू देता है क्या? नहीं देता। लाख रुपए दे दे, तू भी कर, लाख रुपया वो ले जाएगा। तो तुम्हारे 50 लाख की फैक्ट्री जो शुरू हुई थी वो 1 करोड़ पे पहुंचा दी उन्होंने। अब तुम्हारा माल महंगा है, अब तुमने माल बनाया 20 रुपए का, चाइना वाला घर पे देके जा रहा है 12 रुपए में, बंद कर फैक्ट्री, तेरी डूब गई तू। सही। ये दिक्कत तो है। तो फिर दिक्कत यही है, 50 लाख की जमीन है, 5 लाख की करो, 10 लाख की करो, जमीन सस्ती करोगे तब लोग फैक्ट्री लगाएंगे। टैक्स सिस्टम हटाओ। हटाओ नहीं बोल रहा हूँ, मतलब लैंड पे टैक्स डालो, जीएसटी हटाओ। उसके बाद में पुलिस को ठीक करो कि वो हफ्ता ना वसूले। फिर अदालत को ठीक करो, वो 7 दिन में फैसले दे। तभी कंपटीशन होता है, फेयर कंपटीशन। लेवल फील्ड तो दो। कहाँ धंधा करेगा आदमी? बड़े जायंट लोग बैठे, शार्कें छोड़ रखी है समंदर में, हमको बोल रहे हो इसमें इतना पानी है, इतना नीला नीला पानी है, तैरो ने इसमें। अरे शार्क तो हटा वहां से, किधर तैरूं? अभी इतनी सारी शार्कें घूम रही, आके खा जाएगी। तो उन्होंने बढ़िया जंपिंग, वो स्विमिंग सूट दिला दिया, पानी में देखने के चश्मे दिला दिए, और बढ़िया
स्विमिंग वो दे दिया, पूल दे दिया, और कोई तैरो ना, अब क्या दिक्कत है? अरे भाई मगरमच्छ और शार्क दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं, इनको हटा दे, ये सब की नहीं चाहिए तैरने के लिए, ये सब नहीं चाहिए, शार्क और मगरमच्छ प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। और कुछ बताइए, ठीक है, आपको बताना है तो। और तो नहीं, ऐसे तो क्या मतलब और कुछ ये यूएनएम वाले को जानते हो क्या आप? हाँ, यूलम वाले, उसको वो के बारे में क्या वो जानते हैं आप? वो फिलोसोफर ग्रुप है जो, हाँ हाँ। हाँ वो, हाँ उनका चलता है ना, चलता रहता है उनका, वो पर उनका क्या, वो तो फिलोसॉफी है, उसका क्या करेंगे, अपन तो पॉलिटिक्स में है, वो फिलोसॉफी में है। देखो, ऐसे कहते हैं ना कि इस फिलोसफी पर जीवन जिएंगे संपूर्ण समाधान हो जाएगा, सब खुश रहेंगे, सबको खाने पीने की नहीं तो व्यवस्था वो जो मिलेगी। बात कर, देखो वो बात जो कर रहे हैं वो फिलोसॉफिकल है ना, पॉलिटिकल का है, पॉलिटिकल बात तो कर नहीं रहे ना वो यार। फिलोसॉफिकल बात तो देखो, आपको वो कोई अकेला यूएलएम वाले नहीं कह रहे हैं, ये प्रसाद आपको चाहिए तो रविशंकर के पास जाके 15 मिनट सुनो, वो भी आपको सारी समस्या का समाधान समझा देंगे। और वो डबल श्री रविशंकर और ओशो को सुन लो, वो भी सारी समस्याओं का समाधान है। तो वो फिलोसॉफी में तो सारी समस्याओं का समाधान ऐसे 1 मिनट में ही होता है, सुनते रहो और हो जाता है फटाफट, है ना। तो वो तो फिलोसॉफिकल बातें हैं, असली में तो वो असली तो नहीं है ना। अच्छा, तो ये फिलोसॉफिकल बातों में फीलिंग यहाँ पर आ जा रही है कि जो सुन रहे हैं समझ रहे हैं वो तो ठीक है, अहिंसा का पालन कर रहे हैं, अच्छे हैं, लेकिन जो दुश्मन है उसके पास वो तो नहीं जान रहा आपकी फिलोसॉफी पालन नहीं कर रहा, वो तो हथियार लेके आपको शोषण करेगा। यही पॉइंट है ना, यही फीलिंग है ना दार्शनिकता में। हाँ मतलब फिलोसॉफी क्या चीज सोल्व नहीं कर सकती है, वो ये है कि मैंने यहाँ पे, मेरे पास में, मेरे को यहाँ पे प्लॉट जमीन लेनी है घर बनाने के लिए, मैं झुग्गी में रहता हूँ, और जो जमीन है वो 50 लाख की आ रही है, और मेरे पास में 20 लाख की है। ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं करते वो। और फिर दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि भाई अभी भीलवाड़ा में क्या हुआ, बिजली के बिल के साथ में एक डिमांड नोटिस आ गया 5-5 हजार का, कि 5 हजार एक्स्ट्रा जमा करो।